बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब इस बात का फैसला कर चुके हैं कि अपोजिशन अगर उन पर हावी हो गई, निज़ाम मफलूज हो गया, डायलॉग भी ना हो सके, कोई बचाने ना आया, तो फिर वो हुकूमत छोड़ देंगे। और ये बात खान साहब के बहुत करीबी जराए कह रहे हैं कि खान साहब हुकूमत छोड़ने पर तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि जब खान साहब हुकूमत छोड़ने पर ही तैयार हैं, तो फिर NRO की जरूरत क्या है? अपोजिशन तो चाहती है कि खान साहब हुकूमत छोड़ दें, और खान साहब भी ये समझते हैं कि उन पर यह नौबत आ सकती है कि उन्हें हुकूमत छोड़ना पड़ सकती है, वरना वो ये कभी न कहते कि हुकूमत छोड़ देंगे। अब इस बात का कोई जो भी मतलब निकाले, मगर इसका एक मतलब यह भी है कि खान साहब या तो असम्बलियां तोड़ सकते हैं या फिर मशरूत तौर पर वजारत उज़्मा किसी और को सौंप सकते हैं। तो खान साहब के करीबी ज़राए ये भी कहते हैं कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि निज़ाम की बसात लपेटी जा सकती है। अपोजिशन के इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत के पास इक़्तिदार में रहने का कोई अखलाकी जवाब बाकी नहीं रहेगा। आईनी तौर पर हुकूमत कमजोर हो जाएगी। अपोजिशन किसी सूरत खान साहब से मुज़ाकरात पर रजामंद नहीं हो रही, वो हुकूमत की तरफ नहीं जा रही, और हुकूमत भी ये तासुर दे रही है कि चूंकि अपोजिशन को वो रिलीफ नहीं दे सकते, इसलिए अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं है। अगर तो खान साहब से अपोजिशन मुज़ाकरात कर रही होती या अपोजिशन किसी से भी मुज़ाकरात कर रही होती, तो फिर इसमें शराइत मानने या ना मानने की बात हो सकती थी। लेकिन जब कहीं भी किसी सतह पर भी कोई मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे, अपोजिशन ने एक अलग पोजीशन ली हुई है और खान साहब भी एक अलग पोजीशन ले चुके हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो हुकूमत छोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हो चुके हैं कि हुकूमत छोड़ना पड़ सकती है। वरना तो खान साहब को यह कहना चाहिए कि वो ना हुकूमत छोड़ेंगे ना मुखालिफिन को छोड़ेंगे, यानी अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। तो हो सकता है कि आज के बाद वो इस नारे को अपना लें, अडॉप्ट कर लें, लेकिन अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत छोड़ देंगे। इसकी गवाही कोई और नहीं, खुद शेख रशीद साहब दे रहे हैं। मैं शायद आपके प्रोग्राम में एक बात कहने लगा हूं। जी जरूर। रुक के और संजीदा, इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा, इनको NRO नहीं देगा। अच्छा, मैं उसका वजीर हूं, अब वजीर दाखिला हूं। पहले रेलवे का वजीर था, अगर ऐसी बातें कहता तो कोई मसला नहीं था। इमरान खान मेंटली, कल मेरी उनके साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। बताइए क्या? उसने कहा शेख रशीद, इख्तिदार अल्लाह देता है और अल्लाह लेता है। उसने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि अगर इन्होंने मुझसे बात नहीं करनी तो मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं हुकूमत छोड़ सकता हूं, इनको NRO नहीं दूंगा। ये उसने मेरे कल कहा कि ये कौमी गद्दारी होगी। इससे बड़ा जुमला मैं आपके प्रोग्राम में नहीं बोल सकता। तो शेख रशीद की गुफ्तगू इस तासुर की तस्दीक कर रही है कि खान साहब ये समझते हैं कि हुकूमत छोड़ना भी एक ऑप्शन है, उन्हें हुकूमत छोड़ना पड़ सकती है, और उनके अंदर ये सोच अगर अपोजिशन की तहरीक के नतीजे में पैदा हुई है तो ये ख्याल करना कोई गलत बात नहीं है। खान साहब ने आज फिर ये ऐलान किया है कि वो किसी दबाव का शिकार नहीं है, उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके बयानात और इकदामात बिल्कुल आपस में अपोजिट है। पूरी हुकूमत ये कह रही है कि लाहौर का जलसा नाकाम है, अपोजिशन मायूस है, मगर डर का आलम यह है कि सेनेट के इलेक्शन फरवरी में कराने चल पड़े हैं। अब सवाल यह कि अगर हुकूमत को अपोजिशन के इस्तीफों की परवाह नहीं, लॉन्ग मार्च से कोई परेशानी नहीं, तो फिर सेनेट के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने में क्या परेशानी है? सेनेट के इंतखाबात फरवरी में कराने और शो ऑफ हैंड के लिए पार्लियामेंट के बजाय अदलिया के पास जाने की जरूरत क्या है? तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि सेनेट के कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए भागदौड़ ये बताती है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। हुक्मरान जमात ने कबल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन का ऐलान करके ये साबित कर दिया है कि लाहौर का जलसा नाकाम नहीं था। आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के अलावा जो तमाम इलेक्शन है वो इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होते हैं। अदालत आइन की तशरीह कर सकती है, लेकिन अगर इसमें अमेंडमेंट करना होगी तो इसके लिए पार्लियामेंट से में जाना पड़ेगा। तो अपोजिशन की जो तमाम बड़ी जमातें हैं जिनके पास हुकूमत से ज्यादा वोट है, उन्होंने सेनेट के कबल अज़ वक्त इंतखाबात की मुखालफत कर दी है। सेनेट इलेक्शन में 50 मेंबरान 11 मार्च 2021 को रिटायर्ड हो जाएंगे, उनकी नशिस्तें खाली हो जाएंगी, तो मार्च में ही दोबारा इलेक्शन होंगे।
लेकिन अपोजिशन सेनेट से पहले लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रही है, तो हुकूमत ने कबल इस वक्त सेनेट इलेक्शन का शोशा छोड़ दिया है। अब इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक तो मकसद ये हो सकता है कि अपोजिशन सर्दियां खत्म होने का इंतजार करने की बजाय जनवरी के महीने में इस्लामाबाद में धरना देने चल पड़े, लॉन्ग मार्च कर ले और फिर मौसम की शिद्दत के आगे हथियार डाल दे। दूसरा, अवाम को यह तासुर दिया जाए कि अपोजिशन को अवाम की कोई परवाह नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, माशी हालात, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हुकूमत को सेनेट में अददी बरतरी से रोकने के लिए या वो जो खास कहते हैं एनआरओ लेने के लिए तहरीक का ढोंग रचाया जा रहा है। अवाम का मफाद किसी के पेश नजर नहीं। तो हुकूमत के नजदीक ये एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन इसके नतीजे में जो इंप्रेशन जनरेट हुआ है, जो तासुर पैदा हुआ है, वो ये हुआ है कि हुकूमत घबरा गई है, कबल इस वक्त इंतखाबात की तरफ चल निकली है। तो दो बड़े काम हुए हैं। एक तो खासा खुद कहते छोड़ सकता हूं, छोड़नी पड़ी छोड़ दूंगा, और दूसरा वो कहते सेनेट इलेक्शन पहले कराएं, और फिर ये कह के अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। तो ये बात कहीं मैच नहीं करती, कि जमती नहीं है। आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन के लिए एक मुकर्रर वक्त है, लेकिन आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि वक्त से पहले भी कराए जा सकते हैं, और इसके लिए आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। तो हुकूमत कबल इस वक्त सेनेट इलेक्शन की बात करके मुझे भी लगता है कमजोर पोजीशन पर जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत को यह खौफ है कि अगर अपोजिशन इस्लामाबाद आकर बैठ गई तो या तो इलेक्शन होंगे नहीं, और अगर हुए तो बहुत से हुकूमती अरकान हुकूमत को वोट नहीं डालेंगे। इसीलिए शो ऑफ हैंड कराने के लिए अदलिया से रजू करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन सेनेट के जब इलेक्शन हुए थे उसमें अपोजिशन की मेजोरिटी थी, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन का इलेक्शन हार गए, क्योंकि शो ऑफ हैंड नहीं हुआ था, वोट डाले गए थे। बहुत से हुकूमती सेनेटर, बल्कि अपोजिशन के जो सेनेटर थे, उन्होंने मुखालफत में वोट डाल दिया, हुकूमत को वोट डाल दिया। तो इसे ताकतवर हल्कों की मेहरबानी करार दिया गया था। अब जो सहूलत हुकूमत को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त मुयसर थी, वो आज उतनी सहूलत मुयसर नहीं है, तो खतरा बढ़ गया है। और खतरा ये है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जिस बंदोबस्त के तहत जीता गया था, आज वो बंदोबस्त नहीं है, तो सीटें हाथ से जा भी सकती हैं। तो आम सवाल ये भी है कि क्या सेनेट के इलेक्शन होंगे भी, या उससे पहले ही कोई मामला टाई फिश हो जाएगा। अगर हुकूमत घर ना भी गई तो माइनस खान फार्मूले पर भी अमल हो सकता है। खासा खुद कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। तो इस सूरत में सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं, हुकूमत बच भी सकती है। वो कहते हैं ना, सियासत बुनियादी तौर पर नाम ही आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का होता है। जो चीजें बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती हैं वो होती हुई नजर आती हैं। जो सामने नजर आता है कि ये हो जाएगा, होने वाला है, वो नहीं होता। तो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से निकला जा सकता है। इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों नामुमकिनात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद ये खबरें जेर गर्दिश रही कि पीपल पार्टी ने फैसला कर लिया कि वो इस्तीफे नहीं देगी। आज इस पर बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर उस बात को दोहराया कि पीडीएम में कोई डिफरेंस नहीं है और पीपल पार्टी क्या करने जा रही है। खुद बिलावल भुट्टो की जुबानी सुनते हैं। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, इमरान और उनके सहूलतकारों को डालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होना है तो वही लोग जो जिया का आमरीत के मुकाबला करते थे, जो मुशर्रफ के आमरीत का मुकाबला करते थे, उनको मिलकर इस सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो इमरान खान साहब की तंकीद है ऑपोजिशन की तरफ, एमनेस्टी नहीं देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ना है इसने दहशत गर्दों को छोड़ना है, अगर छोड़ना है इसने मुल्क दुश्मन को छोड़ना है, और अगर बंद करना है तो जमहूरी क़ुव्वतों को बंद करना है, अगर बंद करना है तो सियासी मुखालफीन को बंद करना है। मगर दहशत गर्दों और इस मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेने में हमारा वज़ीर आज़म में ये हिम्मत नहीं। तो पीपल पार्टी ने यह वाज़ेह कर दिया कि उन्हें अगर हुकूमत को घर भेजने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? पीपल पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत उनके पास है, और इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि अगर सिंध हुकूमत रिजाइन कर जाए, जैसा कि पीडीएम की क़यादत कह रही है और खुद पीडीएम के लोग और बिलावल भुट्टो ने भी ऐलान किया, तो
पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी पीडीएम के फैसलों से अभी तक तो पीछे नहीं हटी। तो जो चाहे मगोइयाँ जारी थी बिलावल भुट्टो के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो इस्तीफे नहीं देने जा रही, उसकी आज जो है वाज़ेह तौर पे नफ़ी हो गई और एक बार फिर बड़ी कुर्बानी देने का ऐलान किया है बिलावल भुट्टो ने। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और पेट्रोल बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट के सबरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जब मंजर-ए-आम पर आई थी तो उसके बाद चीनी की कीमत बढ़ गई थी। तो पेट्रोलियम बहरान की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आई है और कल ही खान साहब ने इस पर ऐलान किया कि पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेट्रोलियम कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। तो आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अब लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह करे वज़ीर आज़म साहब किसी और मामले की तहकीकात कराने का ऐलान न करें, वरना उसकी तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद भी उसका वही हशर होगा जो इन रिपोर्टों का हुआ है। आज तक लोग चीनी सस्ती को तरस रहे हैं और अभी जो 20 रुपये चीनी मार्केट में सस्ती की गई है वो जाके मार्केट में चेक करें कि वो चीनी के नाम पर क्या बेच रहे हैं, पाउडर बेच रहे हैं। और वो चीनी भी चीनी नहीं लगती बल्कि लगता है चीनी को मीठा करने के लिए उसमें और चीनी डालना पड़ेगी। तो इस किस्म की चीनी मार्केट में बेची जा रही है और ये दावा किया जा रही है हमने 20 रुपये सस्ती की है। ये चीनी 52-55 रुपये से ऊपर जाकर अब 80 रुपये की बिक रही है। और पेट्रोल के हवाले से भी जैसे रिपोर्ट आई है तो आज पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया। सोने पे सुहागा। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। ये इस्लामाबाद की ऑयल टैंकर एसोसिएशन है। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है वो मअतल हो गई है। तो पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कल रात को 3-3 रुपये इजाफा कर दिया गया है। और आज सुबह क्या हुआ, ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। वो कहते हैं सर मुड़ाते ही औले पड़े। तो ये मेहरबानी है उस तहकीकाती रिपोर्ट की कि जिसके आने के बाद अवाम के लिए रिलीफ नहीं है बल्कि मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में ये हुआ कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने मुतालबा ये किया है। वो कहते हैं जी हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो दाखिले के औकात है उनमें रद्दोबदल कर दिया गया है और अब बड़ी मुसीबत आ रही है। तो मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल की गई। तो बुनियादी तौर पर जो फेडरल कैपिटल है रावलपिंडी इस्लामाबाद, उनके जो कुर्बो जवार के इलाके वह कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो ये पेट्रोलियम की जो आज पेट्रोल बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट थी उसके जो समरात थे वो अब आपके सामने ही। जैसे बीआरटी बस में हुआ था कि बीआरटी बस अल्लाह अल्लाह करके चली तो फिर कभी बसें जलना शुरू हो गई, कभी उन्हें धक्के लगना शुरू हो गए और अभी तक लोग जो हैं वो बीआरटी के वो कहते हैं कि बीआरटी ना ही चलती तो अच्छा था, चलने के बाद या शुरू होने के बाद तो और ज़्यादा मुसीबत बढ़ गई है। तो ये पता नहीं क्या किस किस्म का के मामलात है कि जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं वो बजाय बेहतर होने के ख़राब होती जा रही है। तो ये हुकूमत को इसकी तहकीकात करनी चाहिए, इस पर कोई दम दरूद करना चाहिए, को सदका वदका देना चाहिए कि जो काम वो करते हैं पता नहीं उसमें कौन सी नीयत होती है कि वो काम फिर इस तरह का होके सामने आता है। अब पेट्रोल के ऊपर पैसे भी बढ़ गए और आवाम के जेब से जो पैसे गए थे जब पेट्रोल महंगा हुआ था, जब पूरी दुनिया में सस्ता मिल रहा था, हमने बाइंग नहीं की, महंगा बेचा, हड़ताल कराई, लोगों ने ज्यादा पैसे दिए और अब वो पैसे भी वापस नहीं मिले और अब दोबारा कीमत जो है वो ऊपर चली गई है। आगे बढ़ते हैं और हुकूमत का वर्जन लेते हैं अपोजिशन की तहरीक के हवाले से कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। लॉन्ग मार्च को, इनकी स्ट्राइक्स को रोकने की कोशिश की तो तसादम हो जाएगा, इस्लामाबाद आने दिया तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे इस मामले को डील करेंगे, क्या सोचा है हुकूमत ने? पहली बात तो शाहजेब ये है कि लॉन्ग मार्च पे भी अभी मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, हिचकिचाहट है। आज भी देखें क्या फैसला हुआ। जो लाहौर में नशिस्त हुई उस पर तय क्या हुआ? तय यह हुआ कि 1 फरवरी को
1 फरवरी को इजलास होगा, मुशावरत होगी और हम लॉन्ग मार्च की डेट देंगे। आज है 15 दिसंबर, 1 फरवरी, आप जरा फासला देखिए और आप इनकी संजीदगी देखिए। नंबर 1, फैसला है कि इस्तीफे देंगे। किसको देंगे? क़यादत को। भाई अगर आप इस्तीफों में संजीदा हैं तो 31 दिसंबर को ये इस्तीफे आप स्पीकर को भिजवाइए, क़यादत को ना भिजवाइए, स्पीकर को अपने हाथ से लिख के स्पीकर को भिजवाइए, तो उससे संजीदगी जाहिर हो जाएगी अगर आप संजीदा हैं। और अगर आप प्रेशर टैक्टिक के तौर पर वक्त गेन करने के लिए इस्तीफे का एक कहते हैं वो एक डरावा दिखाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। इसी तरह लॉन्ग मार्च है, भाई अगर आपने करना है तो आपको एक मुहावरा तो सुना होगा कि जो कुछ करना है शेयर नहीं करना है। तो हुक्मरान जमात का हाल यही है कि जो कुछ करना है वो तो अपोजिशन ने करना है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। सवाल ये पूछा गया कि अपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च करेगी तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, तो जवाब ये कि अभी तो लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ। सवाल ये कि अपोजिशन अगर रिजाइन कर देती है तो हुकूमत क्या करेगी, तो जवाब ये कि अभी तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, हमें बस डराया जा रहा है। तो लगता ही हो कि हुकूमत हिकमत अमली बस इतनी सी है कि अपोजिशन जो कह रही है उस पर अमल करे, और हुकूमत तब हरकत में आएगी, तब कुछ हिलजुल करेगी जब अपोजिशन इस्लामाबाद में आकर धरना दे बैठेगी। तो हुकूमत का हाल वही होगा कि वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, यानी बारात सर पर आन पहुंची है और अब लड़की के कान छिदवाने का सोचा जा रहा है। तो हुकूमत इस इंतजार में है कि अपोजिशन जो कह रही है उस पर जल्द से जल्द अमल करे। अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, मुझे तो लगता है इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग खुद ये चाहते हैं कि जो कल होना है वो आज हो जाए और जान छूटे, या फिर इन्हें सूरत हाल का इदराक नहीं है। अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं। दोस्तों के पास हमेशा कोई ना कोई खबर होती है या फिर खबर बनाई जाती है। देखते हैं कि खबर है या खबर कहीं से बनाई गई है। वॉच दिस। कर रहा हूँ अपने नाजरीन से भी, आपके पास भी यकीनन मौजूद है, तो चैलेंज भी है कि अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो चैलेंज कर दे। सर, आज इन दोनों की मुलाकात में ये तय पाया है कि हम इस्तीफ़े वगैरह नहीं देंगे, सेनेट का इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से मिलकर लड़ेंगे और सेनेट के इलेक्शन तक इस्तीफ़ों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और अगर सेनेट के इलेक्शन से पहले हमने ये इस्तीफ़े खेलना शुरू कर दिया जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर हम सेनेट में जो नशिस्तें मिलनी हैं वो नशिस्तें भी हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और बिलावल भुट्टो जो कि आज गए थे जेल में मिलने के लिए, पहली बात तो यह है कि अक्लमंदों के लिए इतना इशारा ही काफ़ी है कि जनाब कितनी जल्दी फैसिलिटेट किया है। ज़रा थोड़ा सा ख़ुद सोचें कि बिलावल भुट्टो की एप्लीकेशन फिल फॉर 24 घंटे के अंदर अंदर एंटरटेन हुई और मुलाकात भी हो। अक्लमंदों के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन बेवकूफ़ों की कोई लिमिट नहीं होती। वो अपने अलावा सबको बेवकूफ़ समझते हैं और वो समझते हैं कि उनका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ की वालदा का जब लंदन में इंतकाल हुआ था और शहबाज शरीफ की पेरोल पे रिहाई हुई थी, तो बिलावल भुट्टो उस वक्त कोरोना से सफ़र कर रहे थे, वो आइसोलेशन में थे। जब वो सेहतमंद हुए तो शहबाज शरीफ दोबारा अंदर जा चुके थे, जेल में जा चुके थे। तो बुनियादी तौर पर वो शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल की ताज़ियत के लिए किए गए थे। तो ये एज्यूम कर लिया गया, तसव्वुर कर लिया गया या क्रिएट कर लिया गया कि वहां ये बात हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज बिलावल भुट्टो ने वो जो अभी कह रहे थे ना कि चैलेंज है, हमारा चैलेंज है, उनका चैलेंज कबूल करके दोबारा ये ऐलान किया है कि वो बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। जाहिर है इससे मुराद सिंध हुकूमत है और पीडीएम सेनेट इलेक्शन से पहले ही अपना फाइनल कार्ड खेल देगी। अब जो बेचारे लाहौर जलसे के दौरान ही शोर मचा रहे थे कि शुरा की तादाद 4000 नहीं, 5000 नहीं, से ज्यादा नहीं है, बस 2-4 लोग हैं और आगे भी नहीं होंगे, और फिर उनका कच्चा चिट्टा किसने खोला, बीबीसी ने, अल जजीरा ने और कुछ हमारे जैसे 2-4 लोगों ने। तो जो जलसे के शुरा की असल तादाद बताने पर तैयार नहीं थे, वो कब ये मानेंगे कि अपोजिशन इस्तीफे देने का फैसला कर चुकी है? वो तो यही तासुर देंगे कि सत्ता ही खैरा ने, कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा।
यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी अहम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आपको एक सर्वे बताते हैं कि हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्क की सिमत को गलत करार दिया है। 70% अफराद ने यह ख्याल जाहिर किया है कि मुल्क गलत सिमत की जानिब बढ़ रहा है, जबकि 23% ने मुल्क की सिमत दुरुस्त होने का जो है वो दावा किया है और ये दावा हुकूमत भी करती है। तो हुकूमत के ख्याल से इस वक्त मुल्क में सिर्फ 23% लोग मुत्तफिक है, जबकि 77% लोग हुकूमत से मुत्तफिक नहीं है। हर 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी 57% लोग ये समझते हैं कि आइंदा 6 माह में मुल्क की मईशत मजीद खराब हो सकती है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि मईशत बड़ी जबरदस्त हो गई है। अब ये बात रिसर्च कंपनी एक IPSOS उसने एक सर्वे किया पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें ये सारी चीजें सामने आई है। सर्वे के मुताबिक 34% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दिया है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 22% पाकिस्तानी समझते हैं कि बेरोजगारी दूसरा बड़ा अहम मसला है, जबकि जो मेजॉरिटी है, जो बड़ी तादाद है, वो इस वक्त महंगाई पे सबसे ज्यादा फोकस किए हुए, जबकि खान साहब और हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है। तो ये सर्वे बताता है कि करप्शन सबसे बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, जिसमें हम रोज सीखते हैं। दूसरा बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, क्योंकि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है और पिछले 2-2.5 साल में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। 14% पाकिस्तानियों ने गुर्बत में इजाफे को पाकिस्तान के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया है। यानी 3 बड़े मसले हैं पाकिस्तान के, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। ये तीनों का तल्लुक मईशत से है, मौशी हालात से है। तो हुकूमत के जो दावे हैं ये उसके बिल्कुल बरक्स सर्वे है। लोग इसे इत्तेफाक नहीं करते कि हुकूमत कहती है जी इस मुल्क में करप्शन खत्म कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपोजिशन का तिया पाचा कर दे तो जबरदस्त हो जाएगा, फलाने को जेल भेज दे तो पता नहीं काया पलट जाएगी, फलाने को फांसी दे दे तो मुल्क यूं हो जाएगा। तो लोग इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझते। लोगों के बड़े जेन्युइन मसाइल है, मेरे और आप जैसे लोगों के। महंगाई टू मच बढ़ी हुई है इस वक्त, और बेरोजगारी आप पूछे मत। एक शख्स की नौकरी जाती है, दूसरी नौकरी नहीं मिलती उसको। जो 2-2 जॉबें कर रहे थे उनको एक जॉब के लाले पड़े हुए हैं। और मैंने देखा कि ये जो सड़कों पे चीजें बेचते हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यानी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोगों में जॉब नहीं है, अब वो बेचारे डेली मजदूरी या डेली वेजेस पे काम करने पे चले गए। अब सर्वे में चारों सूबों से ये जो यूनानिमस हुआ है कि चारों सूबों में अवाम ने महंगाई की दुहाई दी। जहां सिंध है वहां भी लोग यही कह रहे हैं, जहां पंजाब है पीटीआई की हुकूमत वहां भी लोग यही कह रहे हैं। तो महंगाई क्रॉस दी बोर्ड है। अब इसकी वजह हुकूमत कुछ भी कहे, वो कहती है पिछली हुकूमत करप्शन कर गई इसलिए महंगाई हुई, जबकि महंगाई की वजूहात कुछ और है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जब आपने बिल्कुल ही इंपोर्ट बंद कर दी तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर चीजें बहुत ही महंगी हो गई हैं। वो जो उसकी मिसाल ये कि गाड़ियां, अगर गाड़ियां तो खैर खाने पीने की चीज नहीं है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे जो गाड़ी सस्ती थी वो अब दुगनी कीमत पाकिस्तान में मिल रही है, उसके पार्ट्स दुगने हो गए हैं। खाने पीने की चीजें कई गुना महंगी हो गई, चीनी, आटा, हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। इवन के अदरक अगर आप जो हंडिया में पड़ता है वो इस वक्त 700-800 रुपए किलो है। तो इसी से अंदाजा लगाया कि सूरत क्या है। तो सिंध में तकरीबन 32%, पंजाब में 35% और खैबर पख्तूनख्वा में 40% लोग और बलूचिस्तान में 35% लोग ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो महंगाई है। तो खुदा के लिए हम भी खास साहब से यही इल्तिजा करते हैं कि खास साहब ये आपने जो प्रायोरिटी रखी है करप्शन करप्शन करप्शन, वो ठीक है, आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा होगा, उस पर भी काम करें, लेकिन जो अवाम की जो मसाइल है वो ये नहीं है। अवाम के मसाइल महंगाई और गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट ये है। खाने को कुछ नहीं है, कमाने को कुछ नहीं है, बच्चे पालने को कुछ नहीं है। और एक और खबर सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। अब हुकूमत की तवज्जो हो किसी तरफ तो बात करे बंदा कोई, हुकूमत की तवज्जो सारी अपोजिशन की तरफ है और कार्टेल पे कार्टेल जो है वो पैसे कमा रहे हो, कहते हैं माफिया माफिया माफिया।
तो पेट्रोल का माफिया हमने देख लिया, आटे का माफिया देख लिया, चीनी का माफिया देख लिया। अब आजकल पिछले दिनों में हुकूमत ये कह रही है कि सीमेंट का जो सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा तामीरात हो रही हैं, हाउसिंग हो रही है। तो सीमेंट सेक्टर पर जो मुसाबकती कमीशन है उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। उसमें कहा गया जी कि फैक्ट्री मालकान ने मिली भगत से 40 अरब रुपए से जायद का इजाफा कमाया है। पिछले चंद दिनों में कार्टलाइजेशन हुई है। मुसाबकती कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट ये कहती है कि कार्टल बन गया है, सब मिल गए आपस में और मिलकर कीमतें तय कर रहे हैं और महंगी चीजें बेच रहे हैं। कॉस्ट वही है, तो मैन्युफैक्चरर्स के मुनाफे में गैर मामूली इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया सीमेंट सेक्टर ने शिमाली रीजन में कार्टलाइजेशन करके 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी मुनाफा कमाया। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने राब्तों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, यानी व्हाट्सएप के ऊपर कीमत तय होती है और सारे कीमतें बढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, जो सीमेंट की बोरी कुछ दिन पहले 500 की थी, 450 की थी, उस वक्त 570, 580, 600 तक चली गई है। तो शरह सूद पर कमी के बाद तो ये थी कि सीमेंट सस्ता हो जाएगा, लेकिन वो शरह सूद तो आधे से भी ज्यादा कम हो गई, लेकिन इसका फायदा सीमेंट के सार्फिन को बिल्कुल नहीं पहुंचा। फिर हुकूमत ने एक काम अच्छा किया था कि इसके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए जो कि हाउसिंग इंडस्ट्री होती है, इसके लिए एक्साइज ड्यूटी में 25 रुपए कमी की थी, लेकिन सीमेंट फैक्ट्रियों ने आधा फायदा पहुंचाया 12 रुपए। तो मुसाबकती कमीशन की जो रिपोर्ट आज आई है उसके मुताबिक अप्रैल से सितंबर तक जो है ना 8.3 तक, यानी 8.3% तक सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है और सीमेंट मैन्युफैक्चर की मिली भगत से फी बोरी कीमत 50 रुपए तक बढ़ा दी गई है। तो ये हाल है, जब तवज्जो होगी दूसरे कामों की तरफ तो फिर कार्टेल क्यों नहीं बनेंगे, क्यों लोग इस तरह लूटमार नहीं करेंगे। तो ये जो तासुर है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी ये आपके सामने है, कल इसकी भी तहकीकाती रिपोर्ट जब बनेगी, हाँ सब इसका हुक्म देंगे तहकीकात करो, तहकीकाती रिपोर्ट बनेगी, फिर तहकीकाती रिपोर्ट जब आएगी वो कहेंगे इतनी फैक्ट्रियां बंद कर दो, पता चलेगा सीमेंट और महंगा हो गया, क्योंकि तहकीकाती रिपोर्ट का तो अंजाम यही नजर आता है। अब कुछ कोरोना की बात कर लेते हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस से एक ही रोज में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं, 105 अफराद चल बसे हैं। मजीद 2731 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 38,028 टेस्ट किए गए हैं। 2731 अफराद में वायरस निकला है और अमवात की तादाद भी बढ़ गई, 105 लोग हलाक हुए हैं। मजमूई तादाद 9010 हो गई है, जबकि 4 लाख से ज़ायद लोग जो है पाकिस्तान के अंदर कोरोना मर्ज के में मुब्तला है। 48,000 से ज़्यादा लोग की केसेस इस वक्त एक्टिव हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो कराची सिंध के इलाकों में हो रही है। सिंध में 58 लोग, जबकि पंजाब में 30, KPK में 12, इस्लामाबाद में 2, बलूचिस्तान में 1 और आज़ाद कश्मीर में 2 अमवात हुई हैं। ये इसका ख्याल रखें, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको इसलिए हम आपको अपडेट देते हैं कि आप कहीं इससे अनअवेयर ना हो जाए, अपना बहुत ख्याल रखें। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, अब अगले कुछ दिनों में सर्द हवाएं चल रही हैं और ये रिपोर्ट है महकमा मौसमियात की कि अब जो सर्दी की शिद्दत है वो पिछला 52 साल रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इतनी सर्दी की लहर जो है वो तेज़ होने वाली है, तो इसमें कोरोना और ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा और ज़्यादा ख़तरात हैं। तो अपने आप को बहुत ही कवर्ड रखें और अपना ख्याल रखें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जब भारत की मजमून साजिशों से दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत यानी पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, 2 लख्त हो गया। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनों को अस्करी, माली और सफारती मदद फराहम की, जिसकी मदद से मुक्ति बाहिनी ने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया और फिर भारत ने भी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसने पाकिस्तान को क़याम के सिर्फ 24 बरस बाद ही 2 लख्त कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था और भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी रियासत को कभी तस्लीम नहीं किया और हमेशा साजिशों के जाल बुने और पाकिस्तान को 2 लख्त करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। 1970 के इंतखाबात के बाद जो है हालात ख़राब हुए और 1971 में पाकिस्तान 2 से बढ़ गया। तो ये इसकी याद हमेशा हमारे ज़हन में रहती। सानखा मशरकी पाकिस्तान जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन है और हम इसको
इसको इससे लर्न करते हैं कि किस तरह हमें यूनाइट रहना है और दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करना है। आज भी साजिशें उसी तरह चल रही हैं जिस तरह पहले चल रही थी, और यानी क्या में पाकिस्तान के अगर 24 साल बाद पाकिस्तान 2 लाख हुआ था, तो उसके 50 साल बाद भी तकरीबन हम और गुजार चुके हैं। तो उसमें पाकिस्तान कायम और दायम है और अपनी गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरा हम वाकया सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का है। 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ये भी बहुत बड़ा जख्म था। शोहदा के लवाहिकीन का गम आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। बच्चों के वालिदैन की आंखों से आज भी आंसू रवा है। दिल आज भी मासूम बच्चों के लिए रोता है, उदास है। 16 दिसंबर 2014 वो तारीख दिन था जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। सानहा APS में बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। ये बहुत बड़ा अलमनाक सानहा है और इस सानहे को का जिक्र करते हुए भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जो लोग, बल्कि वो बच्चे जो जिंदा बच गए, उनके जहनों पे आज भी इसकी याद ताज़ा होगी। ये वाकया 16 दिसंबर 2014 को उस वक्त पेश आया था जब बच्चे घरों से स्कूल जा रहे थे। सुबह 10 सवा 10 का वाकया था जब 6 दहशतगर्द घुस गए स्कूल के अंदर। उन्होंने बच्चों को और असातिज़ा को और सबको जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया। और एक और अहम बात स्कूल की प्रिंसिपल ताहरा काजी के हवाले से है। उनको लोग बड़ा याद रखें कि उन्होंने इस मौके पर बहुत ही फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया, बहादुरी का मुजाहरा किया। वो स्कूल में रुकी और अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और वो अपने कई बच्चों को उन्होंने बचाया भी। लेकिन फिर उनकी जो है ज़ाहिर है उसमें दीगर बच्चों के साथ वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, शहीद हो गई। तो वो तमाम शोहदा जो सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में जिनकी शहादत हुई, उन सबको हम आज के दिन याद करते हैं। उन असातिज़ा की के फ़र्ज शनासी को भी याद रखते हैं। और ये जो जितने दहशतगर्द थे उनको पाक फ़ौज ने जो है वो जहन्नम वासिल कर दिया है। उनके सहूलतकारों को भी जहन्नम वासिल कर दिया। लेकिन इस पर 525 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी और जिसमें कहा गया था कि दहशतगर्द पाक फ़ौज की को रोकना चाहते थे, ऑपरेशन ज़रब अदब रोकना चाहते थे। और हैबर 1 उस वक्त हो रहा था दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। तो इन ऑपरेशन को रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया और इसका निशाना यानी बच्चों को बनाया गया। तो ये बड़ा ही दिल दुखाने वाला वाक़या। इसके बाद पूरी कौम जागी और एक नेशनल एक्शन प्लान बना। नवाज शरीफ उसमें वज़ीर आज़म थे, उन्होंने सबको एतमाद में लिया और फिर दहशतगर्दों को हमने जड़ से उखाड़ फेंका और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कलाकमा किया। कराची से लेकर वज़ीरिस्तान और बाकी जितने वो इलाके हैं जो कि जहाँ पे इनका ठिकाना था, उन सब के को फ़ौज ने उखाड़ दिया। और पाक फ़ौज को बड़ा क्रेडिट इसका जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें बहुत से जवान काम भी आए। लेकिन दहशतगर्दों की इस वाक़े के बाद हमने इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और यानी पूरी जान लगा दी हुकूमत ने भी और इदारों ने भी। और ये वाक़या मुहर्रक बना ये सब कुछ करने का। तो इसमें उस वक्त की हुकूमत भी और उस वक्त के सिपह सलार भी क्रेडिट को उनको दिया जाता है, उनको देना चाहिए कि उनकी पूरी डिटर्मिनेशन थी। ये वाक़या इसलिए याद किया जाता है कि इसने हमें एक बार फिर यूनाइट किया था, हमें सोते में से जगाया था। और हमने वो जो कई सालों से हमारे यहाँ दहशतगर्द घूम रहे थे और हम कहीं ना कहीं हिचकिचाते थे और हम ये भी कहते थे हमारी इनकी कोई ज़रूरत भी होती है किसी और मामले के लिए, वो सब कुछ जो है वो हमने उसको चैप्टर क्लोज कर दिया। तो ये 2 वाक़यात थे आज के 16 दिसंबर के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।